हाँ, तो क्लास इतने लंबे अरसे तक उसकी जो उंगलियां धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया गया था। मतलब धूप में इतने लंबे वर्षों तक उसकी उंगलियों को धूप में सूखने के लिए छोड़ा गया था। उसके बावजूद, सूख जाने के बावजूद उसकी उंगलियां काफ़ी तेज थी और शरारतपूर्ण थी। विक्ट मतलब होता है उत्पाती, उत्पात मचाने वाली उंगलियां, उत्पात मचाने वाली वो दो उंगलियां। तो काफ़ी तेज और दुष्टता से भरी थी, यानी कि केवल और केवल दुष्टता के लिए, शरारत करने के लिए थी उसकी उंगलियां। सोच लीजिए, आपने कभी बंदर की उंगली देखी है? देखना कभी, पूरा सूखा हुआ मिलेगा आपको। बिल्कुल लगेगा ऐसे कि कोई अचार है, किसी अचार को आपने कभी लंबे समय तक अंडर सन पिकलिंग करने के लिए आपने सन के अंडर में आपने रख दिया है। सूर्य की रोशनी में आपने लंबे समय तक रखा हो किसी अचार के डिब्बे को और वह सूख गया है। बिल्कुल वो अचार का डिब्बा के भांति ही आप ले लो उसके वो हाथों को, जो कि सूर्य की रोशनी में लंबे वर्षों तक रखा गया है। उसके बावजूद वो काफ़ी तेज और दुष्टता पूर्ण था, मतलब उत्पाती था उसकी वो उंगलियां। एंड स्टेल, और उसका वो पूंछ, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. ग्रैंडफादर ये विश्वास किए, उन्होंने ये विश्वास किया, यकीन किया कि टेल भी किसी प्राणी की सुंदरता को शोभायमान करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। किसी भी व्यक्ति की, किसी प्राणी की जो पूंछ होती है उसके ओवरऑल फिगर को सुंदरता प्रदान करने में काफ़ी सहायक होता है। तो टेल भी बहुत ही उसके बॉडी पर वो काफ़ी सुंदरता को और बढ़ाने का काम कर रहा था। मतलब बंदर की जो पूंछ थी वो उसके पूरे ओवरऑल फिगर को और ब्यूटीफुल बनाने का काम कर रही थी। तो ऐसा कौन सोचा, ऐसा कौन विश्वास किया? कि उसके राइटर के ग्रैंडफादर ने ऐसा विश्वास किया। और बिल्कुल था भी ऐसा। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके गुड लुक्स में उसके टेल का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा था। ऑल्सो सर्व, और वो उसका वो जो ब्यूटीफुल टेल था, और इट वॉज सर्व एज अ थर्ड हैंड फॉर दैट टोटो मंकी। वो जो उसका पूंछ था उसके तीसरे हाथ की भांति था। जिस हाथ से आप अपने सामानों को अपने करीब लाते हो, तो वो बंदर भी अपने पूंछ के मदद से दूर, जहाँ तक उसकी हाथ नहीं पहुँच सकती थी, अपने पूंछ की मदद से उन सामानों को वो अपने पास ले आया करता था। ठीक है, तो इट ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड फॉर टोटो। वो बंदर का वह पूंछ उसके लिए तीसरी हाथ के बराबर था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वो अपने आप को किसी पेड़ की टहनी से लटका सकता था अपनी पूंछ के मदद से, और झूल भी सकता है मुस्कुराते यूं ही शरारतपूर्ण तरीके से। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी डेट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड। ये मैं बता दिया था। स्कूपिंग अप का मतलब था लिफ्टिंग अप, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग अप एनी डेलिकेसी डेट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड्स। जो उसकी हाथों से काफ़ी दूर पर पड़ी हुई कोई वस्तु है उसे भी लिफ्ट कर लिया करने में सक्षम था उसका वो पूंछ। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड मीन्स होता है परेशान होना। और देखो, राइटर की जो ग्रैंड मदर थी, राइटर की जो ग्रैंड माँ थी, वो हमेशा परेशान रहती थी अबाउट द ग्रैंड फादर ब्राउट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। कि राइटर के ग्रैंडफादर घर पर ले आते थे कुछ पक्षियाँ या फिर कुछ जानवरों को ले आया करते थे, जिससे कि ग्रैंड मदर काफ़ी परेशान हो जाती। मतलब ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड, मतलब हमेशा वो परेशान हो जाती थी। जब राइटर के ग्रैंडफादर कुछ पंछियों या फिर कुछ जानवरों को घर पर ले आते थे। ठीक है,
So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए टोटो की मौजूदगी को उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये निर्णय लिया कि टोटो की मौजूदगी को वो लोग एक गुप्त तरीके से लेकर चलेंगे। मतलब टोटो के प्रेजेंस को सेक्रेट बनाते हुए काम आगे बढ़ाएंगे। कब तक, किससे सेक्रेट? टोटो की प्रेजेंस को राइटर्स की ग्रैंड मदर से छिपा कर रखेंगे। कब तक? जब तक कि राइटर की ग्रैंड मदर एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती है, तब तक। Until she was in a particularly good mood, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती, तब तक वे राइटर के ग्रैंडफादर टोटो के प्रेजेंस को छिपा के रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड बाय हिम, उन्होंने ये फैसला किया कि वो टोटो के प्रेजेंस को गुप्त रखेंगे, गुप्त रखना चाहिए। उन्होंने ये फैसला किया कि टोटो के प्रेजेंस को शुड बी केप्ट सीक्रेट, मतलब उसके प्रेजेंस को गुप्त रखना चाहिए जब तक कि राइटर की ग्रैंड मदर एक अच्छे मिजाज में नहीं पहुंच जाती है, एक अच्छे मिजाज में, अच्छे मूड में नहीं पहुंच जाती है। ग्रैंडफादर एंड आई, अब राइटर कह रहा है ग्रैंडफादर एंड आई put him away in a little closet opening into my bedroom wall. क्लोजेट का मतलब क्या होता है? एक कोठरी होता है, एक कमरा होता है, ठीक है, जो कि ओपनिंग इनटू माय बेड, जो कि राइटर के बेडरूम के वॉल से बाहर एक कोठरी निकल रहा होता है, उसी में रखने का, बंदर को, टोटो को उसी में एडजस्ट कराने का वो दोनों विचार किए। ग्रैंडफादर एंड आई, ग्रैंडफादर और मैं यानी कि राइटर क्या किए? उस टोटो को कहाँ रखा है? इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू हिज बेडरूम वॉल। राइटर के बेडरूम के दरवाजे से निकल रहा था एक कोठरी, जिसमें कि एक छोटा सा कोठरी जिसमें कि आप उस लिटिल मंकी, लिटिल टोटो को रखा है। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योर, जहां पर उसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से बांध दिए हैं वो लोग मिल करके। और सो वी thought to a peg fastened into the wall. Peg means कांटी ठोक करके, कील ठोक करके दरवाजा में किसी भी जानवरों को, किसी भी एनिमल्स को, मान लो अगर आपको फास्टेन करना है, फास्टेन का मतलब होता है बांधना, फिक्स करना। पेग में, पेग का मतलब होता है कांटियां ठोक करके, दीवार में कांटी ठोक करके। तो वो जो कोठरी में लिटिल कोठरी यानी कि लिटिल क्लोजेट, जहाँ पर उस टोटो को वे लोग छोड़ दिए, मतलब वहाँ रख दिए, वहाँ पर क्या किए? उसे सुरक्षित बांध कर रखने का कोशिश किए। मतलब केवल वहाँ रखना ठीक नहीं था, क्योंकि वो अगर वहाँ रखेंगे तो सिक्योर नहीं रहेगा, वो तो चंचल बंदर था, वहाँ से उठ के भाग के निकल जाएगा कहीं। इसलिए उसे सिक्योर करने के लिए पेग फास्टेन इनटू द वॉल। दे क्या किए वे लोग? वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, वहाँ वो लोग सिक्योरली बांध दिए उसे। किससे? एक पेग से, दीवार में पेग लगा करके, कंटियां ठोक करके उसे बांध दिए। ठीक है, कम ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ समय के बाद, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ देर के बाद ग्रैंडफादर और राइटर जब वहाँ अपने बंदर को रिलीज करने के लिए, टोटो को रिलीज करने के लिए उस कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि जो दीवार थी, we found that the walls, वो दीवार जिस पर कि कुछ ऑर्नामेंटल, यानी कि ऑर्नामेंटल का कहने का मतलब डेकोरेटेड, सजी धजी, पूरी डिजाइनिंग वाली जो पेपर होती है ना, उनसे पूरी दीवार को वे लोग सजाए हुए थे, अपने दीवार को, उस रूम के, उस कमरे के दीवारों को। ठीक है, वो डेकोरेटेड पेपर, जो डिजाइन पेपर्स जो थी, वो ग्रैंडफादर के द्वारा सिलेक्टेड थी, उससे वे लोग उस दीवार को डेकोरेटेड किए हुए थे। और जब वहाँ उस रूम में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो सारा डेकोरेटेड पेपर को तो हटा दिया गया है और केवल एक नैकेड ब्रिक और प्लास्टर ही दिखाई पड़ रहा है।
जैसे कि मान लो दीवार है, दीवार क्या किस चीज़ से बनी है? ब्रिक से, ईंट से और प्लास्टरी, ब्रिक और प्लास्टर किया हुआ रहता है दीवारों पर, और उसके ऊपर आप उसको दूसरा फ्लैशिंग, उसके अच्छा फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए आप एक डेकोरेशन दे देते हो दीवार में, है ना, कुछ डेकोरेटेड पेपर्स उस पर ऐड कर देते हो, उस पर लगा देते हो, कि इसलिए लगाते हो क्योंकि उसका लुकिंग काफ़ी शाइनिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव हो। तो ये जो पेपर, डिजाइनेटेड पेपर, डेकोरेटेड और डिजाइनेटेड पेपर जो भी है, वो जो ग्रैंडफादर ने सिलेक्टेड चुन रखा था, वो ग्रैंडफादर ने दीवार पर लगा रखा था, अब वो पूरा उखाड़ के, फाड़ के, हटा के, बंदर ने पूरा उखाड़ के हटा दिया डेकोरेटेड पेपर को, और अब केवल देखने को क्या बचे हैं? नेकेड ब्रिक, नग्न ब्रिक, मतलब पूरी तरह से ब्रिक दिखाई पड़ रही, ईंटें दिखाई पड़ रहे हैं और प्लास्टर दिखाई पड़ रहा है दीवार का। अब समझ लो क्या उत्पात मचाया उस बंदर ने उन लोगों के एब्सेंस में, कैसे मचाया वो उत्पात, सोचो कितना एडवेंचर है इसका। यही सब एडवेंचर के बारे में हम लोग को राइटर साहब यहाँ बतलाना चाह रहे हैं उस बंदर के बारे में। एक्चुअली दिस स्टोरी पार्ट, दिस प्रोज पार्ट इज जस्ट with a motive to provide luxurious, no, provide just to amuse the reader, okay, just to amuse or entertain the reader. Before this chapter you have learned the Mulk Raj Anand, about the Mulk Raj Anand's prose part. What was that was the sad prose section, ठीक है। इसके पहले आपने मुल्क राज आनंद की स्टोरी को पढ़ा, वो बिल्कुल क्या था? सैड था, सैड प्रोज सेक्शन था, ठीक है, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं था, मतलब वो सैड पार्ट था। और अब यहाँ पर आप लोग एडवेंचर ऑफ टोटो में कॉमेडियन पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ी जोकिंग और ह्यूमरस पार्ट, मतलब हास्यास्पद बातें को यहाँ पे आप जान रहे हैं। तो एनसीईआरटी का उद्देश्य ये रहता है कि रीडर्स को एक पहले सैड, अल्टरनेटली उसे हंसाना, उसका काम, उसका उद्देश्य रहता है एनसीईआरटी बुक्स का, कि अपने रीडर्स को, अपने स्टूडेंट्स को अल्टरनेटली कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स देंगे कि बच्चे जॉयस मूड में आ जाएं, खुश और आनंदित झूमने लगें, पढ़ के झूम उठें। ऐसे ऐसे चैप्टर को अल्टरनेटली ऐड करता है एनसीईआरटी। अल्टरनेटली मतलब इसके बाद आपको देखना कोई ना कोई सैड टॉपिक मिलेगा, सैड और चैप्टर मिलेगा, सैड चैप्टर, ओके। तो हम लोग कहाँ थे? तो अब देखो उसका उत्पात उसने क्या मचाया, बंदर ने क्या किया। ऑर्नामेंटल पेपर को तो हटा दिया, वो डेकोरेटेड पेपर को जो कि ग्रैंडफादर ने चूज करके वहाँ पर स्टिक अप किया था, उसे तो वो हटा दिया। अब क्या दिखाई पड़ रहा है? नेकेड ब्रिक और प्लास्टर केवल सामने है। The peg in the wall had been wrenched from its socket. wrench का मतलब होता है निकल जाना, और पेग तो आप जानते हो कांटियाँ, कांटी, दीवार में जो कांटी लगी हुई थी जिससे कि बंदर को फिक्स किया गया था, फास्टन किया गया था, तो वो कांटी सही सब कबाड़ के सॉकेट सहित निकाल करके अलग कर दिया था वो बंदर। और एंड माई स्कूल ब्लेजर, the peg in the wall had been wrenched from its socket. ठीक है, द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड का मतलब होता है निकल जाना, सॉरी निकल जाना नहीं, ब्रोक, निकलने से काफी अधिक, ब्रोक, टूट कर निकल जाना। वो कूद फान, वो बंदर इतना किया कूद फान की पेग इन द वॉल यानी कि दीवार में जो कांटी लगी हुई थी वो क्या सॉकेट सहित टूट कर निकल चुकी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, राइटर कह रहा है कि और मेरा जो स्कूल का जो ब्लेजर था, ब्लेजर को कहते हैं रंगीन जैकेट, और राइटर्स का जो स्कूल का रंगीन जैकेट था क्या हुआ उसके साथ? विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटकाया जा चुका था उन लोगों के द्वारा, राइटर्स के द्वारा, जो उसके रूम में कमरे में लटकाया गया था, वॉज इन श्रेड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रेड्स? मतलब टू कट अप इनटू स्मॉल पीसेस। श्रेड का मतलब होता है टू कट इनटू, मैं सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग लिख करके दे दूंगा। श्रेड का मतलब होता है टू कट इनटू थिन स्लाइसेस, ओके।